अभी तक की सबसे बड़ी अपडेट मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो दिल थाम के बैठिएगा क्योंकि ये शराब घोटाला दिल्ली से जुड़ा हुआ मामला है। तो इसको जानिएगा और इसमें केजरीवाल नहीं, इसमें कोई और गिरफ्तार हुआ है। इसमें तेलंगाना के पूर्व सीएम केसीआर की बेटी का नाम सामने आया है, उनको गिरफ्तार किया गया है। तो हम डिटेल में चर्चा करेंगे। और जो अभी तक ये नहीं जानते हैं कि दिल्ली का शराब घोटाला क्या है, मनीष सिसोदिया जो वहाँ के शिक्षा मंत्री थे दिल्ली के, वो अभी भी जेल में बैठे हैं। केजरीवाल को लगातार समन पे समन भेजे जा रहे हैं, केजरीवाल जा नहीं रहे हैं। और हमें जो लगता है बहुत जल्द केजरीवाल या तो चुनाव के पहले या चुनाव के बाद गिरफ्तार हो जाएंगे। और इसी सारी चीज़ों को लेकर आप देख रहे हैं कि केजरीवाल कितना आक्रामक रुख अपना चुके हैं। और आज तो उनके घर के सामने पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी जो थे, उनके घर के सामने कल और आज 2 दिन से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि वो लगातार उन्हें चोर, बलात्कारी और भी नाना प्रकार की बातें कह रहे हैं। खैर, आइए आज हम शराब घोटाले की चर्चा करेंगे। जय हिंद, नमस्कार, मैं मोहन पाठक और आप देख रहे हैं एमपीएस हिंदी न्यूज एक्सप्लेनर यूट्यूब चैनल। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स और न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए। 1 सेकंड से भी कम का समय लगता है चैनल को सब्सक्राइब करने में, तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ हमेशा के लिए जुड़ जाइए, क्योंकि ये कनेक्शन हमारे और आपके बीच में दिल का कनेक्शन होता है। दिल्ली शराब घोटाले में ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय ने तेलंगाना के पूर्व सीएम केसीआर की बेटी और विधायक के कविता को गिरफ्तार कर लिया, यानी कि ये विधायक भी हैं। कुछ मीडिया जो हैं उनके द्वारा जो जानकारियां निकल रही है उसको भी हम आपको देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मीडिया के ही स्रोत से हम आपको जानकारी उपलब्ध करवाते हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने आज सुबह, यानी कि अगर हम तारीख की बात करेंगे तो 15 मार्च की सुबह को ये निकलती है। कहाँ पर? बीआरएस नेता कविता के हैदराबाद स्थित घर पर, वहाँ पर पहुँचती है और वहाँ पर छापेमारी करती है अपनी टीम के साथ। कविता ने जांच एजेंसियों के कई समन को नज़रअंदाज किए थे, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई है। आप समझ सकते हैं कि ये वही हालत है जो हेमंत सोरेन के साथ हुआ था। उनको भी ईडी लगातार समन पे समन भेज रही थी और वो नहीं जा रहे थे। और अंत में इस समय हेमंत सोरेन झारखंड के जो मुख्यमंत्री है, एक घोटाले में, जमीन घोटाला शायद मुझे याद नहीं आ रहा, जमीन घोटाला ही है, उसमें वो इस समय गिरफ्तार है और उनकी जगह पर चंपई सोरेन मुख्यमंत्री है। ठीक है। और झारखंड की एक योजना है जो स्कॉलरशिप योजना है, ई कल्याण, झारखंड ई कल्याण स्कॉलरशिप योजना, कल मैंने उसके बारे में बताया है। तो जो भी झारखंड से जुड़े छात्र हैं जो 10वीं पास हैं, उनके लिए 19,000 से 90,000 तक का स्कॉलरशिप दिया जा रहा है 10वीं पास छात्रों के लिए, और वो झारखंड के निवासी हों, तो वो जाके वो वाला वीडियो देख सकते हैं। तो हेमंत सोरेन गिरफ्तार हुए। साथ ही साथ अगर हम बात करेंगे तो अरविंद केजरीवाल को भी लगातार ऐसे ही समन जारी किए जा रहे हैं और वो भी दरकिनार कर रहे हैं समन को। और यही होगा उनके साथ भी, जो आज इनके साथ हुआ है। किनके साथ? कविता के साथ हुआ है। ठीक है। कविता ने एजेंसियों की जो एक तरह से कही जाए, जो उनके समन थे उनको ठुकराया था। और कविता तेलंगाना की विधान परिषद की सदस्य भी है। शराब घोटाले में कविता का नाम आया कैसे? सबसे बड़ी बात यह है, अगर आपको नहीं पता है तो हम बताने की कोशिश करते हैं। बात है मार्च 2023 की। इसमें ईडी को आप हिंदी में प्रवर्तन निदेशालय के नाम से जानते हैं। बार बार मैं इसलिए इनके फुल फॉर्म बताते रहता हूं कि आप लोगों को याद हो जाए। तो मार्च 2023 की बात है। ईडी ने दिल्ली शराब घोटाले मामले में के कविता का नाम शामिल किया। ईडी ने जांच को लेकर कुछ डॉक्यूमेंट कोर्ट में पेश किए थे। इसमें कविता का नाम भी था। उन पर आम आदमी पार्टी नेताओं को 100 करोड़ भुगतान कराने का आरोप लगा था। मामले में अपना नाम सामने आने के बाद कविता ने भाजपा पर निशाना भी उस समय साधा था कि भाजपा मुझे फंसा रही है, मुझे उसमें फिजूल में एक तरह से क्या कहते हैं, राजनीतिक द्वेष के कारण मुझे फंसा रही है। और उन्होंने ये भी कहा कि चुनावी राज्यों में प्रधानमंत्री मोदी से पहले ईडी पहुंच जाती है, जैसा कि बार बार विपक्षी दल इनके ऊपर आरोप लगाते हैं। लेकिन आपको बता दें कि पहला ऐसा मामला निकल के आया जिसमें बीजेपी के नेता के बेटे के ऊपर अभी हाल ही में छापा पड़ा है। मैं उसको कवर करना चाहता था लेकिन समय नहीं मिल पाया। तो इसी में मैं आपको बता देता हूं कि मध्य प्रदेश के जो गृह मंत्री हुआ करते थे नरोत्तम दास मिश्रा, उनके बेटे के घर पे ईडी पहुंची थी। तो वो मामला, ठीक है, उसको आप लोग देख लीजिएगा एक बार। हम बात कर रहे हैं कविता की। तो कविता ने भी ऐसे ही आरोप लगाया। प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुग्राम से कारोबी अमित अरोड़ा को गिरफ्तार किया था। और प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के मुताबिक अमित अरोड़ा ने अपने बयानों में टीआरएस नेता के नाम का खुलासा किया था। और इसके बाद कविता साउथ ग्रुप नाम की एक शराब लॉबी की एक मुख्य लीडर थी। उन्होंने अन्य कारोबारियों के माध्यम से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार के नेताओं को 100 करोड़ रुपए का भुगतान किया था। ऐसे आरोप वहाँ से निकल के सामने आए जो अमित अरोड़ा थे। फिर उसके बाद क्या, ईडी को तो सिर्फ चाहिए था कुछ, तो फिर उसके बाद इनको मिल गया और ये आगे बढ़ते हैं। ईडी ने हैदराबाद की व्यवसायी अरुण रामचंद्रन पिल्लई को हिरासत में ले लिया। अरुण को
के कविता का करीबी माना जाता है। पिल्लई पर आरोप है कि उसने शराब नीति में बदलाव करने के लिए आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपए भेजे थे। एक और अन्य शराब कारोबारी अमनदीप ढल को भी ईडी की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। बात करते हैं 26 फरवरी 2023 को। तो 26 फरवरी 2023 को जो दिल्ली सरकार है उसके डिप्टी सीएम यानी कि उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और इनके अंडर में शिक्षा विभाग भी हुआ करता था, क्योंकि आप जानते हैं कि दिल्ली में कुछ विद्यालयों का एक तरह से कहा जाए कि डेवलपमेंट करने के बाद फिर केजरीवाल के द्वारा उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या कहते हैं कि प्रमोट करने की कोशिश की गई थी, जिससे वो अपनी सरकार की छवि बढ़िया बना सके। और उसका पूरा दारोदमार मनीष सिसोदिया को था। और जितने भी डेवलपमेंट हुए थे बहुत अच्छे डेवलपमेंट हुए थे, अच्छी बिल्डिंग्स दी गई थी, अच्छे टीचरों की नियुक्ति की गई थी और वहाँ पे पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को अच्छी फैसिलिटी भी दी गई थी। लेकिन सब इस शराब घोटाले में बर्बाद हो गया। इसी दिल्ली शराब नीति केस में मनीष सिसोदिया को प्रवर्तन निदेशालय ने 26 फरवरी 2023 को सीबीआई ने मिलकर गिरफ्तार कर लिया। 7 दिन की सीबीआई रिमांड के बाद कोर्ट ने 6 मार्च को सिसोदिया को 20 मार्च की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया। यानी कि 6 मार्च से 20 मार्च यानी कि 14 दिनों के लिए इन्हें जेल भेज दिया गया। मनीष सिसोदिया को लगा कि अगली बार जमानत मिल जाएगी। और इसमें ईडी ने बताया था कि नई शराब नीति बनाने में साउथ दिल्ली के व्यापारियों से 100 करोड़ से रिश्वत ली गई थी, ऐसी जानकारी निकल के आई। अब हम शराब घोटाले के बारे में आपको बताने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से शराब घोटाले का मामला सामने आया और इसमें मनीष सिसोदिया फंसे कैसे। फिर उसके बाद धीरे धीरे केजरीवाल फंसते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली में 2003 से ही शराब बिक्री के लिए वेंडर्स को L1 और L10 लाइसेंस दिया जाता था। आपको बता दें कि जो शराब बेची जाती है किसी भी स्टेट में तो वहाँ पर सरकार द्वारा उसकी नीलामी प्रक्रिया निकलवाई जाती है या लॉटरी सिस्टम। उत्तर प्रदेश में लॉटरी सिस्टम होता है और इसी तरह से हर राज्यों की अपनी अपनी पॉलिसी है। कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पर नहीं बिकती है शराब, जैसे गुजरात है, बिहार है, लेकिन सरकारी रूप से नहीं बिकती है, इलीगल तरीके से बहुत ज़्यादा बिकती है। वो तो आपको पता ही है कि जो चीज़ बैन कर दी जाती है वो और ज़्यादा चलती है, ठीक है। तो इसी तरह से दिल्ली में भी शराब की बिक्री होती थी। तो जिनको नहीं पता था कि शराब, जिनको लगे कि धड़ल्ले से बेची जा सकती है, तो ऐसा नहीं है। शराब की सरकारी दुकान होती है। जब भी आप जाएंगे शराब के दुकान के पास तो आपको दिखेगा, उस पर लिखा होगा बड़े बड़े अक्षरों में कि सरकारी लाइसेंसी दुकान या सरकारी ठेका, ऐसे शब्द लिखे होंगे। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। ये फर्जी, आप लोग कभी गलती से ऐसे काम में मत पड़िएगा, इसमें बहुत ज़बरदस्त केस बनता है। L1 दुकानें डीडीए के अप्रूव्ड मार्केट, लोकल शॉपिंग सेंटर, डिस्ट्रिक्ट सेंटर और कम्युनिटी सेंटर में चला करती थी। ये 2003 की जो शराब नीति थी, ठीक है। इसमें L1 और L10 का लाइसेंस दिया जाता था। L10 वाइन शॉप के लाइसेंस शॉपिंग मॉल के लिए थे और हर साल वेंडर लाइसेंस रिन्यू के लिए फीस भरता था। तो ये आप समझ लेना चाहिए कि जब आप लाइसेंस लेते हैं तो उसके लिए एक मोटी रकम भी सरकार को दी जाती है। 22 मार्च 2021 को दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने नई शराब नीति का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इससे माफिया राज खत्म होगा और सरकारी खजाना बढ़ेगा। तब दिल्ली में वाइन एंड बियर शॉप यानी कि 60% दुकानें सरकारी और 40% प्राइवेट हुआ करती थी। 17 नवंबर 2021 को नई शराब नीति 2021-22 लागू कर दी गई। इससे शराब कारोबार से सरकार बाहर हो गई और ये बिजनेस निजी हाथों में चला गया। दिल्ली को 32 जोन में बांटा गया था। हर जोन में 27 शराब की दुकानें थीं। 8 जुलाई 2022 को दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने नई शराब नीति में घोटाला होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सिसोदिया ने शराब कारोबारियों को अनुचित लाभ पहुंचाया। उन्होंने इससे जुड़ी एक रिपोर्ट LG-VK सक्सेना को सौंपी। LG ने भी कहा है कि उनकी और कैबिनेट की मंजूरी के बिना ही शराब नीति में बदलाव कर दिया गया है। LG सक्सेना ने मुख्य सचिव की रिपोर्ट के आधार पर CBI की जाँच की मांग कर दी थी। फिर क्या था, CBI को तो लगे हाथ मिल गए और अरविंद केजरीवाल की पार्टी मिल गई हो, आम आदमी पार्टी मिल गई हो। जो आम आदमी पार्टी लगातार CBI ED के खिलाफ बोलती रहती थी और आम आदमी पार्टी का जो निर्माण हुआ था एक भ्रष्टाचार विरोधी पार्टी के रूप में हुआ था, जिसमें अरविंद केजरीवाल जब चुनाव से पहले जब वो राजनीति में नहीं थे तो अपने बेटे के सर के हाथ रखकर बोले थे मीडिया वालों से, देश की जनता से, कि वो कभी चुनाव में नहीं आएंगे। फिर एक और इनका वादा था कि हम कभी सिक्योरिटी नहीं लेंगे, बहुत सारे थे, हम कभी बंगले में नहीं रहेंगे, बहुत सारे वादे इन्होंने किए जैसे कि जुमला कहा जाता है। और लेकिन जब ये चुनाव जीतते गए और इन्होंने ये भी कसम खाया था कि कांग्रेस के साथ कभी गठबंधन नहीं करेंगे, और जैसे ही पहला चुनाव जीतते हैं इनका पहला गठबंधन ही कांग्रेस के साथ होता है। और इसीलिए देश की बहुत सारी पार्टियाँ अरविंद केजरीवाल को कांग्रेस की B पार्टी के रूप में बताते हैं।
तो 17 अगस्त 2022 की हम बात आपको बताते हैं। इसमें 17 अगस्त 2022 को जांच एजेंसी ने केस दर्ज किया। इसमें मनीष सिसोदिया, 3 रिटायर्ड सरकारी अफसर, 9 बिजनेसमैन और 2 कंपनियों को आरोपी बनाया गया। सभी पर भ्रष्टाचार से जुड़ी धाराओं के तहत केस दर्ज किए गए। विवाद बढ़ता देख 28 जुलाई 2022 को दिल्ली सरकार ने नई शराब नीति को रद्द कर दिया, फिर से पुरानी नीति लागू करने का फैसला लिया, लेकिन तब तक मामला बिगड़ चुका था। 22 अगस्त को प्रवर्तन निदेशालय ने सीबीआई से मामले की जानकारी लेकर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर लिया। फिर दिन आता है 26 फरवरी 2023 को। वो दिन कहा जाए तो मनीष सिसोदिया के लिए बहुत बुरा दिन था, और साथ ही साथ जो आम आदमी पार्टी के तेज तर्रार नेता संजय सिंह थे, उनके लिए भी अगला कुछ महीना बुरा था, और दोनों आज जेल में हैं। बताते हैं कब किसको गिरफ्तार किया गया। 26 फरवरी 2023 को मनीष सिसोदिया उप मुख्यमंत्री दिल्ली को गिरफ्तार किया गया शराब घोटाले में मुख्य आरोपी के रूप में, और फिर उसके बाद 4 अक्टूबर 2023 को संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया शराब घोटाले में। अब अगला नंबर अरविंद केजरीवाल का दिखाई पड़ रहा है। तो अब तक के जो घटनाक्रम थे वो हमने आपको बताने की कोशिश की। के कविता के बारे में अगर आपको हम कुछ जानकारी देना चाहें तो उसको भी आपको जान लेना चाहिए, क्योंकि महत्वपूर्ण हो सकती हैं। के कविता का पूरा नाम सबसे पहले आप जानिए कि इनका पूरा नाम है कलवान कुंतला कविता। ठीक है, यह वर्तमान में 2020 से विधान परिषद निजामाबाद के सदस्य हैं। वह भारत राष्ट्र समिति के सदस्य हैं। उन्होंने 2014 से 2019 तक निजामाबाद लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के संसद सदस्य के रूप में प्रतिनिधित्व किया था। वह तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव यानी कि सीएम के चंद्रशेखर राव की बेटी हैं, जिसे केसीआर के नाम से भी हम अभी तक आपको बता रहे थे। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा 9 मार्च 2023 को पूछताछ किया गया था, और 16 मार्च पर उनके ऊपर सबूतों के आधार पर शराब के नाम पर घोटाले और सार्वजनिक धन को लूटने में शामिल पाया गया था, और इस घोटाले के कारण उन्हें ईडी के सवालों का सामना करना पड़ा था। के कविता का जन्म 13 मार्च 1978 को करीमनगर में हुआ था। उनकी मां का नाम शोभा है। उनके पिता तेलंगाना आंदोलन के नेता और तेलंगाना राज्य के पहले मुख्यमंत्री हैं। उनके पिता तेलंगाना के सिद्दीपेट जिले के चिंतामाडका गांव से हैं। के कविता ने वीएनआर विज्ञान ज्योति इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से CSE में बीटेक किया है, और दक्षिणी मिसिसिपी विश्वविद्यालय से मास्टर ऑफ साइंस पूरा किया है। उनकी 2003 में देवनपल्ली अनिल कुमार से शादी हुई थी, और उनके 2 बच्चे हैं जिनका नाम आदित्य और आर्या है। तो चलिए, हमने सब कुछ डिटेल में जान लिया है। उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो चलिए फिर मिलते हैं एक बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय। चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए डेली करंट अफेयर्स और न्यूज एनालिसिस के लिए। कमेंट बॉक्स में भी केजरीवाल और उनके सहयोगियों के बारे में आप अपने विचार प्रकट कर सकते हैं।